हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम नौकरशाही का लास्ट टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में नौकरशाही की क्या विशेषता रही हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। आप लोग नियमित रूप से मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे होंगे और बहुत से विद्यार्थी यूट्यूब चैनल देखकर एवं पीडीएफ नोट्स देकर घर पर अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे और इस आधार पर आप अपनी एक बहुत बढ़िया तरीके से एक एग्जामिनेशन की तैयारी भी साथ साथ में कर रहे होंगे। ऐसी आप लोगों से अपेक्षा है। आज हम बात करते हैं नौकरशाही के बारे में। नौकरशाही वाला जो टॉपिक हमारा चल रहा था उससे पहले हमने नौकरशाही के बारे में पढ़ा था। जो ब्यूरोक्रेसी है ये फ्रांस में किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई थी, एक औद्योगिक क्रांति के बाद में किस प्रकार से फ्रांस में ब्यूरोक्रेसी अस्तित्व में आई थी और धीरे धीरे ये यूरोपियन कंट्री के माध्यम से फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में किस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी एक चर्चित हो गई थी और हम उसने अलग अलग इसके प्रकारों के बारे में कल हमने बात की थी। आज हम बात करते हैं भारतीय नौकरशाही की विशेषता के बारे में। भारतीय नौकरशाही की विशेषता के बारे में हम अध्ययन करने से पहले ये बता देना चाहते हैं कि इसको हम दो भागों में या दो इसके दोनों पक्षों पर बात करेंगे। एक तो सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा है व्यवहारिक पक्ष। यानी कि इसमें किस प्रकार से इसके थ्योरिटिकल रूप हैं, किस प्रकार से ये वास्तव में है और वास्तव में वर्तमान में किस प्रकार से ये काम कर रही है या इसका वास्तविक दर्शन क्या है। तो इसके बारे में दो पक्षों पर हम अलग अलग प्रकार से बात करेंगे। सबसे पहले हम अगर नौकरशाही की जो एक सैद्धांतिक पक्ष की जहाँ बात करते हैं तो सैद्धांतिक रूप से हम ये देखते हैं कि भारत में जो नौकरशाही है ये नौकरशाही एक ब्रिटेन कालीन जो शासन व्यवस्था थी, उपनिवेशवाद के कारण उपनिवेशवाद के दौरान भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो आईसीएस सेवा कैडर का एक बहुत बड़ा एक हुजूम तैयार होता था और वो देश की राजनीति में एक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। हालांकि उनके पास में जो उनका जो कार्य था वो ब्रिटिश सरकार के एक प्रतिनिधि के तौर पर काम करते थे, लेकिन हमारे देश में हम इन्हें एक शासन के रूप में स्थापित मानते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में किस प्रकार से इनका प्रभाव पड़ा था। उसके बाद में स्वाधीनता के बाद में जब भारत आज़ाद हो गया तो इंडियन सिविल सर्विसेज जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का एक बहुत बड़ा एक वर्ग था जो एक नौकरशाही के रूप में अस्तित्व में आया था। तो इन दोनों का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों पक्षों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनके एक सैद्धांतिक पक्षों के बारे में बात करेंगे कि सैद्धांतिक पक्षों में इसकी कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती। पहले हम बात करते हैं कि स्थायित्व, यानी कि लोक सेवकों का जो कार्यकाल होता है, इनकी जो सेवा कार्यकाल होता है उसका एक स्थायित्व होता है। लोक सेवक एक निश्चित अवधि तक अपनी सेवा में रहते हैं और राजकीय कार्य का संपादन करते हैं। तो पहली विशेषता इसकी ये पड़ती है सैद्धांतिक रूप से इसका स्थायित्व है, सेवा में आने के बाद में इसका स्थायित्व रहता है। दूसरी हम बात करते हैं कि राजनीति से तटस्थता, यानी कि इसकी दूसरी विशेषता है कि राजनीति से तटस्थता कहते हैं ये जो लोक सेवक होते हैं ये राजनीति से दूरी बनाए रखती हैं या विभिन्न प्रकार के राजनीतिक जो दल होते हैं या जिस दल की सत्ता होती है उस दल के जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक जो कार्यक्रम होते हैं, निर्वाचन का कार्यक्रम हो या उनके संगठन का कार्यक्रम हो, तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमेशा ही तटस्थता या दूरी बनाए रखते हैं। ये केवल सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके व्यावसायिक पक्ष की बात करते हैं कि ये अपने आप को एक व्यावसायिक पक्ष है या एक व्यावसायिक श्रेणी में आता है, यानी कि एक पेशेवर श्रेणी में आता है। ये एक सरकारी सेवा करने का जो अवसर प्रदान करता है और इन्हें अपने कार्यों के लिए एक निश्चित योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ के द्वारा या कुछ प्रकार के टेक्निकल जो कार्य होते हैं उनमें एक अलग प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात करते हैं हम पद सोपान की बात करते हैं कि भारतीय नौकरशाही में भी एक पद सोपान की स्थिति एक सैद्धांतिक रूप से दी गई है, जिसमें एक पदों का जो क्रम है वरिष्ठ से अधीनस्थ की ओर या उच्च से निम्न की ओर जो पदों का क्रम है, उच्च जो पदासीन व्यक्ति होते हैं वो नीचे की जो व्यक्तियों को एक निर्देशन देता है, उनसे कार्य करवाने की निर्देशन करते हैं और इसकी जो नीचे के श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं वो ऊपर के श्रेणी के कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं या उनके बताए गए निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये इनके एक स्थायित्व, राजनीति से तटस्थता,
व्यावसायिक और पदसमान, ये इसका एक सैद्धांतिक पक्ष है। अब हम बात करते हैं कि ये तो इनका एक सैद्धांतिक पक्ष है, लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि क्या इन सैद्धांतिक पक्षों के साथ साथ में इसके वर्तमान में जो एक व्यवहारिक रूप क्या है, या व्यवहारिक रूप में क्या इसकी स्थितियाँ, क्या रिलेटिव क्या स्थितियाँ, तो उन पक्षों के बारे में भी बातचीत करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि जो व्यवहारिक पक्ष है या इसकी व्यवहारिक पक्ष की जो विशेषता है, उसमें इसकी जो विशेषता हम आता है कि भ्रष्टाचार, यानी कि जो लोक सेवक होते हैं, ये लोक सेवक देखते हैं कि हमारे देश में अधिकांश शासकीय कार्य लोक सेवा के कर्मचारियों के द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि लोक सेवकों के द्वारा जो कार्य संपादित किए जाते हैं, तो इसमें अधिकतर हमारे देश की जो जनसंख्या है, वो विशेषकर गाँवों में जो जनसंख्या, अनपढ़ जनसंख्या है, तो ऐसी स्थिति में उसे छोटे बड़े कार्यों के लिए भी पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, तहसील कार्यालय हो, या अन्य जिला स्तर के अधिकारियों का कार्यालय हो, वहाँ पर इनको कार्य करवाने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के पास में जानकारी का अभाव होने की वजह से कई बार ये भ्रष्टाचार के चंगुल में भी फंस जाते हैं, और ऐसी स्थिति में उन्हें कई बार रिश्वत देकर के अपना कार्य भी संपादित करवाना पड़ता है। तो इसका मतलब हमारे देश की जो व्यवहारिक पक्ष की ओर देखें, अगर नौकरशाही पक्ष है, इसमें जो भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था है या भ्रष्टाचार का बोलबाला देखने को मिलते हैं। कई बार हम समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम या टेलीविज़न के माध्यम से भी न्यूज़ चैनल देखते हैं, इसमें देखा जाता है कि फलाना अफसर ने इतने रुपये देकर के रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो इस टाइप में ये एक धीरे धीरे इसमें एक साधारण प्रवृत्ति पनप रही है। दूसरी हम बात करते हैं कि राजनीति में संलग्नता। सर्वोच्च स्तर पर बड़े बड़े जो अफसर होते हैं, वो वैसे तो दिखने में तो अपनी तटस्थता दिखाते हैं, लेकिन उसकी राजनीति में कहीं न कहीं उसका तादात्म्य होता है, कहीं न कहीं वो राजनीति में उसकी साँठ-गाँठ होती है। यानी कि सरकारी सेवा में कार्य करते हुए भी नौकरशाही जो वर्ग होता है, उनकी कहीं न कहीं राजनीतिक दल की जो विचारधारा है, उसके प्रति वो एक आंतरिक रूप से संलग्न रहता है, और ऐसी स्थिति में वो सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है। तीसरी हम बात करते हैं कि लाल फीताशाही नौकरशाही में एक चर्चित एक शब्द है, या इसे हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी एक नेगेटिविटी शब्द के रूप में इसको उपयोग लाया जा सकता है कि नौकरशाही वर्ग द्वारा या लोक सेवकों द्वारा कई प्रकार के जो कार्य संपादित किए जाते हैं, तो वो कार्य कई नियमों और विनियमों के माध्यम से कार्य संपादित किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई नियमों का बहाना बनाकर किसी कार्य को लंबे समय तक खींचा जा सकता है। यानी कि कोई भी जो कार्य होता है, वो कार्य की जो प्रक्रिया होती है, वो कार्य की प्रक्रिया समय पर संपादित नहीं होती है, और ऐसी स्थिति में एक नौकरशाही की जो प्रक्रिया होती है, उसे कई प्रकार की औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में जो लाल फीताशाही है, ये भी एक नौकरशाही वर्ग में एक व्यवहारिक पक्ष की ओर संकेत देती है। शासन करने की अहम वृत्ति, ये भी एक भारतीय राजनीति के नौकरशाही की एक प्रमुख विशेषता माता है। भारत की नौकरशाही में एक बहुत बड़ा झूठा एवं आज भी विद्यमान है, जिसमें जनता की स्वामी है, न कि सेवक। यानी कि जो लोक सेवक होता है, वो इस प्रकार से अपने आप को शो करते हैं जैसे ये जनता के स्वामी बनकर आए हैं, या ये इसका जो वास्तविक होता है वो सेवक के रूप में नहीं है। हालांकि उनकी जो सेवा सत्य होती हैं, वो एक लोक सेवक के रूप में जाना जाता है, यानी जनता की सेवा करने के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन व्यवहारिक पक्ष की ओर जहाँ देखते हैं, तो इसमें ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर शासन करने की एक अहम वृत्ति घर कर लेती हैं, और वो अपने आप को जनता का सेवक की जगह स्वामी मानकर बैठ जाता है। तो ऐसी स्थिति में कई प्रकार के इसके दुर्लभ पक्ष भी सामने आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि विशेषज्ञों की उपेक्षा। कई बार देखते हैं कि भारतीय जो राजनीति है, इसमें प्रशासन है वो सामान्य प्रधान होता है। उच्च शिक्षा प्राप्त अधिकारियों का एक विशिष्ट वर्ग भी इसकी प्रशासनिक पदों पर ग्रहण कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत से ऐसे जो अधिकारी होते हैं, जो एक अधिकारी को अलग अलग जगह पर भी कार्य करना पड़ता है, जैसे सिंचाई विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, बिजली विभाग हो, यातायात हो। तो इस प्रकार से उनकी जो एक नियुक्ति की जाती है, तो इसमें जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी उपेक्षा की जाती है, क्योंकि इन्हें जो ट्रेंड किया जाता है, तो उनको एक प्रकार से एक सामान्य प्रशासनिक समझ विकसित की जाती है, जबकि उनसे जो कार्य लिया जाता है, तो उसमें अलग अलग एक फील्ड की से कार्य लिया जा सकता है कि एक जैसे इस प्रकार से जो व्यक्ति है, उसका जो बैकग्राउंड है, तो अलग मेडिकल से संबंधित बैकग्राउंड रहा हुआ है, कोई मेडिकल साइंस से आया हुआ है,
लेकिन उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट देंगे, तो इस प्रकार से जितना वो मेडिकल डिपार्टमेंट में जितना अपना आउटपुट दे पाएगा उतना एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं दे पाएगा। तो इस प्रकार से उसके बैकग्राउंड को भी नहीं देखा जाता है, इसलिए जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनकी उपेक्षा भी की जा सकती है। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि त्रिस्तरीय सेवा संरचना, यानी कि भारतीय जो राजनीति है, इनकी भारतीय राजनीति में जो नौकरशाही है वो त्रिस्तरीय सेवा है। इसमें केंद्रीय सेवाएं, जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में हम कह सकते हैं, और केंद्रीय सेवा के साथ साथ में प्रांतीय सेवा भी है। तो इस प्रकार से भारतीय प्रशासनिक सेवा, केंद्रीय सेवा और प्रांतीय सेवा, इस प्रकार से इनका एक त्रिस्तरीय कैडर्स भी बन गया है। तो जिसमें इसमें वरिष्ठ और कनिष्ठ की जो प्रवृत्ति होती है वो भी देखने को मिलती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभिजनवादी प्रतिबद्धता, यानी कि भारतीय जो राजनीति है, भारतीय राजनीति में जो नौकरशाही वर्ग है उसमें जो अभी इलीट वर्ग की प्रतिबद्धता है, इलीट वर्ग की प्रतिबद्धता ज़्यादा देखने को मिलती है। वैसे तो संसार के लगभग सभी देशों में हम देखते हैं कि योग्यता पर आधारित लोक सेवाएं अपने आप में एक इलीट होती हैं, यानी कि जब लोक सेवक उस पद पर नियुक्त हो जाता है तो अपना आप की वो एक इलीट क्लास के रूप में अपने आप को महसूस करता है और वे जन साधारण का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर सकता है। अगर जहाँ भारत में जहाँ समाज, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा या सीमाएं हैं, सीमाओं से बंधा हुआ है, तो वहाँ पर प्रशासक वर्ग एक नई जाति के रूप में उभर कर सामने आता है और वो इसका एक इलीट कास्ट, इलीट वर्ग के रूप में हो जाता है। यानी कि ये अपने आप को एक समाज के एक साधारण वर्ग से अपने आप को एक अलग प्रकार से एक महसूस करता है। तो इस प्रकार से ये देखने को मिलता है। उसमें अधिकतर ये भी देखने को, जो इलीट क्लास में जो अभिजन, इस प्रकार के जो अभिजन वर्ग में व्यक्ति आता है, उनका प्रयास ये रहता है कि उनकी जो संतान है वो भी इसी श्रेणी में प्रतिबद्ध रूप से इसी श्रेणी में आगे से आगे बढ़ती रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अनुत्तरवादी सेवा संरचना, यानी कि ब्रिटिश काल से भी अब देखते हैं कि नौकरशाही के जो शासक हैं उसकी जो भूमिका है बहुत ही कम दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि उनका सेवा के प्रति तत्परता पाई जाती है, क्योंकि उस समय स्थिति ये देखी जाती थी कि ब्रिटिश सरकार उन्हें अपना एक प्रतिनिधि मानती थी सेवा करने के लिए, जबकि ये जो व्यक्ति होते हैं ये अपने आप को इस प्रकार से शो करते थे कि जैसे वो एक स्वामी के रूप में अस्तित्व में उसको आए हुए हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये इनकी सेवा का प्रति भी इनका जो भार है ये कम रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ये भी वर्तमान में देखने को मिलता है कि भारतीय जो नौकरशाही है वो अपराधियों का गठजोड़ हो गई है, यानी कि राजनीतिक इसमें जो प्रवृत्ति पाई जाती है। आज हम राजनीति का जो अपराधीकरण देखते हैं, तो इसमें जो जैसे इसमें जो राजनीतिज्ञ है, भ्रष्टा अपराधी है, या जो लोक सेवक है या नौकरशाह वर्ग है, इनका आपस में इस टाइप का जो साँठ-गाँठ होता है, जिसके आधार पर हम देखते हैं कि इनके साँठ-गाँठ के द्वारा ही ये देखने को मिलता है कि कई बार इसमें जो अपराध की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, वो अपराध की प्रवृत्तियाँ घर कर लेती हैं। तो इस संबंध में एक बोहरा समिति की रिपोर्ट आई थी, और एक बोहरा समिति की रिपोर्ट ने स्पष्ट उल्लेख किया था कि अपराधी और माफिया तत्व समानांतर सरकार चला रहे, यानी कि देश में जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और जो बड़े बड़े माफिया डॉन हैं, तो इस प्रकार से वो भी एक देश में एक समानांतर सरकार चला रहे। तो वो समानांतर सरकार चला रहे थे, इसका मतलब कहीं न कहीं उनके ऊपर एक राजनीति का एक मुख्य दृष्टिकोण होता है और उसे नौकरशाह की मूक सहमति भी रहती है। अर्थात हम देखते हैं कि अगर इस प्रकार से देश में कई प्रकार की एक अव्यवस्था पाई जाती है, तो उस अव्यवस्था के पीछे एक बहुत बड़ा जो एक रीजन होता है वो या तो पॉलिटिकल इश्यू हो सकता है, या किसी न किसी लोक सेवकों का उनके साथ में कोई न कोई गठजोड़ हो सकता है, या उनकी एक मूक सहमति हो सकती है, जिसके बल पर इस प्रकार के देश में जो अपराध प्रवृत्तियाँ वो दिन दिन बढ़ती जा रही हैं। तो इस प्रकार से अपराधियों का गठजोड़ ये भी एक व्यवहारिक इसका पक्ष देखने को मिलते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारत में 1.9 करोड़ जो सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्र, राज्य और सार्वजनिक जितने भी जो उपक्रम हैं, उसमें कुल मिलाकर के उसके ऊपर 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा उसका खर्च होता है। लेकिन इतना बड़ा होने के बाद में भी इसमें जो भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस संबंध में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सामान्य जनता कई बार नौकरशाही को सेवाएं प्रदान करने वाले तंत्र की बजाय शोषण का एजेंट समझती है। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये जो वर्ग हैं
जिनका जो कार्य होता है एक जनता की सेवा करने के लिए आता है, लेकिन इस प्रकार से इनका दायित्व इन प्रकार से जैसे लगता है जैसे कोई एक जनता का बहुत बड़ा ये शोषण करने वाला एजेंट है। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति की जहाँ बात करते हैं तो भारतीय राजनीति में जो नौकरशाही वर्ग हैं इनकी दो पक्षों पर हमने बात की है। इसमें कई बार जो प्रश्न आता है कि भारतीय नौकरशाही की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी भारत में जो नौकरशाही है उस नौकरशाही में कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं, इसमें जो सैद्धांतिक विशेषता, इसका सैद्धांतिक पक्ष क्या है या इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है। तो इस प्रकार से आप लोग काफ़ी कुछ भारतीय जो नौकरशाही की जो विशेषताएं हैं इसके बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की होगी, और हम आशा करते हैं कि ये बिल्कुल ही साधारण या एक सरल लैंग्वेज में आप लोगों को इस टॉपिक समझ में आया होगा। और भी अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई बातें आप